हे गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे से होंगे। हमारा चैप्टर चल रहा है सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन चैप्टर के अंतर्गत आज हम बात करेंगे वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब के बारे में। इसी वेपर प्रेशर से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट लॉ जो कि है राउल्ट्स लॉ, उसके बारे में भी हमारी इस क्लास में हम बात करेंगे। तो मैं आरिफ मोहम्मद आप सभी का हमारे YouTube चैनल AK सर केमिस्ट्री पे स्वागत करता हूं। बने रहिए हमारे साथ। तो शुरू करते हैं वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, वाष्प दाब। सबसे पहले अपन समझने की कोशिश करते हैं कि वाष्प दाब या वेपर प्रेशर होता क्या है। देखिए, एक पोर्ट है ये, ठीक है। इस पोर्ट में एक लिक्विड भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? लिक्विड भरा हुआ है। इस लिक्विड की ये वाली सतह है, सरफेस है। लिक्विड है तो उस लिक्विड के अवयव होंगे ना, वे अवयव मान लीजिए सरफेस पे इस प्रकार से जमे हुए हैं, ठीक है, ओके। इसी प्रकार से इसके अंदर भी अवयव हैं, अंदर भी तो उपस्थित होंगे ना। सतह पे भी अवयव है, अंदर भी अवयव उपस्थित है। हम यहाँ पे इस सतह को डिस्कस करने वाले हैं, इस सरफेस को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले ये वाले जो आपको अवयव दिखाई दे रहे हैं और ये अवयव दिखाई दे रहे हैं, इनमें डिफरेंस क्या है वो बात हम कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, इस अवयव की मैं बात करूं तो ये अवयव अपने चारों ओर समान रूप से अन्य अवयवों से आकर्षित हो रहा है, जैसा कि सरफेस टेंशन में डिस्कस हम लोगों ने कर रखा है, लास्ट क्लास की बात आपकी। तो यहाँ पे ये वाला अवयवी कण सभी अन्य अवयवी कणों से क्या हो रहा है? चारों ओर से आकर्षित हो रहा है, यानी इस पे चारों ओर से समान सिमिलर अट्रैक्शन इस पे अप्लाई हो रहा है। जबकि इस वाले अवयव की बात करें तो इसमें नीचे की ओर या साइडों में तो अट्रैक्शन लग रहा है, पर क्या ऊपर की ओर कोई अट्रैक्शन इस पे है? क्या किसी प्रकार का अट्रैक्शन इस पे काम कर रहा है? नहीं कर रहा है। यानी इस पे ओवरऑल अट्रैक्शन किधर लग रहा है? नीचे की ओर लग रहा है। फर्स्ट, इन पे अट्रैक्शन चारों ओर लग रहा है, इस पे अट्रैक्शन नीचे की ओर लग रहा है, पहली चीज। दूसरी, जो सतह पे कण होते हैं उन सरफेस वाले अवयवों के लिए ये कहा जाता है कि इनकी काइनेटिक एनर्जी मीन्स गतिज ऊर्जा, इनकी गतिज ऊर्जा का मान उच्च होता है। जो सतह पे कण है उनके पर उनकी गतिज ऊर्जा का मान उच्च होता है। देखिए, सबसे पहले तो जो अट्रैक्शन लग रहा है उस अट्रैक्शन के अमाउंट की बात करें तो अंदर वाले कणों पर आकर्षण अधिक है, पर क्या ऊपर वाले कणों पर इतना आकर्षण है? क्या नहीं है। इसके अलावा इन कणों की, इन अवयवों की जो गतिज ऊर्जा है उसकी वैल्यू क्या है? हाई है, उच्च है। ये हम कैसे कह सकते हैं? देखिए, सारे के सारे कण साथ ही तो थे, पर सतह पर जो कण गए उन्होंने क्या किया? वो सबको चीरते हुए, फाड़ते हुए सबसे ऊपर जाके बैठ गए। कैसे बैठ गए? क्योंकि इनके पास में एनर्जी क्या है? अधिक होगी, हाई एनर्जी होगी, तभी तो ऊपर जा पाएंगे ना। भाई, भीड़ भाड़ वाला एरिया है, उसको चीरते फाड़ते हुए, धक्का बुक्की करते हुए कौन आगे जा सकता है? जिसमें कैपेसिटी हो इनको दूर करने की, वही तो जा सकता है, सभी लोग तो नहीं जा सकते। इसी प्रकार से ये अवयवी कण, इनके पास में काइनेटिक एनर्जी का मान उच्च होने के कारण ये सतह पे आ जाते हैं, ठीक है। इनके पास में हाई काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट है, फर्स्ट थिंग, ठीक है। सेकेंड, इनके ऊपर जो अट्रैक्शन है उसका मान भी नीचे वाले अंदर के कणों की तुलना में कम है। इसलिए ये कण क्या होते हैं? ये अवयव क्या होते हैं? वाष्पित हो जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं। यानी इनका क्या हो जाता है? इवेपोरेशन यानी वाष्पन या वाष्पीकरण हो जाता है। बात आ रही है समझ में? यानी इवेपोरेशन कौन होंगे? इवेपोरेशन केवल जो सरफेस के जो अवयव हैं वही इवेपोराइज्ड होंगे, पहली बात,
ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे जैसे ये इवेपोरेशन की क्रिया होगी वैसे वैसे यहाँ पे जो सतह के जो पार्टिकल्स है वो तो क्या जाते जाएंगे, ऊपर जाते जाएंगे, है ना। तो ओवरऑल क्या होगा, यहाँ पे जो लिक्विड है इसके वेट में क्या आएगी, कमी आएगी। वेट में क्या आएगी, कमी आएगी, क्योंकि लिक्विड तो क्या होता जा रहा है, इवेपोराइज्ड होता जा रहा है। तो ओवरऑल इसके वेट में क्या आ रही है, कमी आ रही है, वेपर बन रही है, वाष्प के रूप में उड़ती जा रही है। हम यहाँ पे बात करें, क्या यहाँ पे किसी भी प्रकार का वेपर प्रेशर क्रिएट होगा, नहीं, यहाँ पे किसी भी प्रकार का वेपर प्रेशर क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ पे मैंने आपको कोशिश की बताने की कि इवेपोरेशन क्या होता है। इज दैट क्लियर? आगे चले। ओके, सेकंड कंडीशन, ये क्या था, खुला पात्र था, ओपन पोर्ट था। इस बार हम बंद पात्र लेते हैं, एक क्लोज पोर्ट यहां पे ले लेते हैं, एक बंद पात्र क्लोज पोर्ट। ये पोर्ट हमने ले लिया, इसमें यहां तक लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। ओके, देखिए सेम कंडीशन, ये सतह के कण हैं, पार्टिकल्स हैं, इवेपोराइज्ड होंगे, इवापोरेशन की क्रिया होगी और क्या होंगे, वाष्प में वेपर में बदलेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये क्या बदल रहे हैं, वेपर में बदल रहे हैं, इसमें से क्या निकल रही है, वाष्प निकल रही है, इस प्रकार से। पर क्या, जैसे लास्ट कंडीशन हमने डिस्कस करी थी कि वेपर बाहर निकलती जा रही थी, क्या यहाँ पे बाहर निकलने के लिए जगह है, नहीं है, क्योंकि ये क्या है, एक क्लोज कंटेनर है। क्या है, एक क्लोज कंटेनर, एक बंद पात्र, ठीक है। हम क्लोज कंटेनर को डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए वेपर तो बन रही है, पर वेपर को बाहर निकलने के लिए जगह नहीं मिल रही है। अब एटलीस्ट क्या होगा, जो पूरा का पूरा आपको यहाँ पे ब्लैंक स्पेस दिखाई दे रहा है, खाली स्थान दिखाई दे रहा है, इसमें क्या कलेक्ट हो जाएगी, वेपर कलेक्ट हो जाएगी। अब जो वेपर कलेक्ट होगी, इसके पश्चात क्या होगी, ये वेपर जो यहाँ पे कलेक्ट हो चुकी है, पूरी भर चुकी है, ये वेपर वापस से लिक्विड के संपर्क में आएगी। जो वेपर यहाँ पे आधा भरा हुआ है, आधा भरा हुआ है, आधा क्या है, खाली। तो खाली स्थान में क्या भर गई है, वेपर भर गई है। अब यहाँ पे वेपर भरने के बाद ये वेपर क्या होगी, वापस से लिक्विड की सरफेस के टच में आएगी, संपर्क में आएगी। तो संपर्क में आने पे क्या होगा, वेपर वापस से लिक्विड में कंडेंस हो जाएगी। जो वेपर बनी है वो वापस से लिक्विड में कंडेंस हो जाएगी। देखिए पहले क्या हो रहा था, केवल इवेपोरेशन हो रहा था, इवेपोरेशन, फर्स्ट कंडीशन में इवेपोरेशन हो रहा था, ठीक है। अब देखिए इवेपोरेशन एटलीस्ट इतना हो गया कि इस पूरे के पूरे स्पेस में वेपर कलेक्ट हो गई, तो कौन सी प्रोसेस शुरू हो जाएगी, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, इवेपोरेशन वाष्पन, कंडेंसेशन संघनन, ठीक है ना। द्रव का वाष्प में बदलना इवेपोरेशन, और वाष्प का द्रव में बदलना संघनन। तो यहाँ पे दोनों क्रियाएं शुरू हो गई है, कब, जब पूरी की पूरे में वाष्प भर चुकी है। एटलीस्ट क्या होगा, इवेपोरेशन की दर, रेट, और कंडेंसेशन की रेट, दोनों की रेट क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। वाष्पन और संघनन की दर समान हो जाएगी। यानी हम इस प्रकार से इसको शो करें, दोनों क्रियाएं हो रही है, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन, कंडेंसेशन, ठीक है। बिगिनिंग में क्या होगा, इवेपोरेशन होगा, फिर क्या होगा, कंडेंसेशन शुरू हो जाएगा, और एटलीस्ट क्या होगा, इन दोनों की रेट क्या हो जाएगी, समान आ जाएगी, समान हो जाएगी रेट। और रेट अगर समान हो गई तो इसे हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम। क्या आ गया यहाँ पे, इक्विलिब्रियम, यानी साम्यावस्था, साम्यावस्था, साम्यावस्था ही कहेंगे ना। इवेपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों की रेट क्या हो गई, समान हो गई। अब देखिए इस साम्यावस्था की स्थिति में यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम आ गया है, इक्विलिब्रियम आने के बाद साम्यावस्था आ गई है। तो इस साम्यावस्था की स्थिति में जो वेपर इस लिक्विड की सरफेस पे दाब डालेगी, एट द इक्विलिब्रियम जो वेपर इस लिक्विड की सरफेस पे जो प्रेशर लगा रही है, दाब लगा रही है, उसी प्रेशर या दाब को क्या कहेंगे, वाष्प दाब कहेंगे, वेपर प्रेशर कहेंगे, ठीक है ना। तो इक्विलिब्रियम
जब किसी द्रव में वाष्प और द्रव प्रावस्था के मध्य या हम कहें इवेपोरेशन और कंडेंसेशन में साम्यावस्था इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाए और उसके उस स्थिति में वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर जो प्रेशर लगाया जाता है उसे ही वेपर प्रेशर कहते हैं, वाष्प दाब कहते हैं। वाष्प दाब की बात आगे समझ में? ओके, ठीक है, आगे बात करते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास में एक ए प्रकार का लिक्विड है, ए प्रकार का लिक्विड, ठीक है, प्योर ए है। इसको अपन ने इस तरह से इस कंटेनर में, पोर्ट में भर रखा है। यहां पे ये पार्टिकल्स कौन से हैं? ए। यहां पे कौन उपस्थित होगा? केवल ए उपस्थित होगा, ठीक है, ओके। इवेपोरेशन होगा, कंडेंसेशन होगा, इक्विलिब्रियम आएगा और इक्विलिब्रियम पर जो वेपर इस सरफेस पे प्रेशर डालेगी उसको क्या कहेंगे? वेपर प्रेशर या वाष्प दाब। अब वेपर कौन बना रहा है? यहाँ पे वेपर कौन बना रहा है? ए बना रहा है। तो ए के कण ही तो यहाँ पे वो प्रेशर लगाएंगे। तो यहाँ पे जो ए के कणों का प्रेशर है उसको बोल देते हैं पी नोट ए, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, ठीक है ना। यानी पी नोट ए क्या है, या पी ए नोट भी बोलते हैं इसको। पी ए नोट क्या है? प्योर ए का वेपर प्रेशर है। यानी ये ए के लिए हमने यहां पे शो करा है। इसी प्रकार से बी के लिए भी हम शो कर देते हैं। एक क्लोज कंटेनर है, ये क्लोज कंटेनर है, ठीक है। और इस क्लोज कंटेनर में इस बार हमने क्या भरा है? बी। बी को लिया है तो सरफेस पे किसके कण होंगे, किसके पार्टिकल्स होंगे? बी के होंगे ना, ठीक है। ये बी आपने भर दिया। सेम कंडीशन, इक्विलिब्रियम आएगा, वेपर और लिक्विड के बीच में इक्विलिब्रियम आएगा और उसी कंडीशन में जो बी के वेपर है वो इस लिक्विड पे प्रेशर डालेगी, उसको क्या कहेंगे? वेपर प्रेशर। किसका वेपर प्रेशर होगा? यहाँ पे वेपर कौन बना रहा है? बी बना रहा है। तो इस वेपर प्रेशर को शो किससे कर दें? पी बी नोट से। वेपर ये किसका है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी, शुद्ध बी का वेपर प्रेशर है, ठीक है। आ रही है बात समझ में? ये प्योर ए का वेपर प्रेशर है और ये प्योर बी का वेपर प्रेशर हमने यहां पे शो करने की कोशिश की है, ठीक है, ओके। अब देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको यहां पे ये पूछना चाहता हूं, क्या ए इवेपोरेशन शो कर रहा है? इवेपोरेट हो रहा है? हो रहा है मींस ए क्या है? वोलाटाइल, वोलाटाइल कंपोनेंट, वोलाटाइल कंपोनेंट। बी भी इवेपोरेट हो रहा है मींस बी भी क्या है? वोलाटाइल कंपोनेंट, कंपोनेंट। वोलाटाइल कंपोनेंट को क्या कहते हैं हिंदी में? वाष्पशील घटक, वाष्पशील घटक, ठीक है ना। यानी ये भी वाष्पित होता है, ये भी वाष्पित होता है, दोनों इवेपोरेशन शो कर रहे हैं। तो यानी यहां पे हम कौन से कंपोनेंट डिस्कस कर रहे हैं? जो कि वोलाटाइल्स है, ठीक है। नॉन वोलाटाइल भी डिस्कस करेंगे, आगे करेंगे, फिलहाल वोलाटाइल्स की बात कर लेते हैं। अब देखिए हमने क्या किया, इस ए और बी दोनों को मिला दिया, यानी सॉल्यूशन बना लिया हमने क्या बना लिया? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जब हम बनाएंगे ए और बी को मिला के, तो देखिए सतह पे कौन आएगा? ए भी प्रेजेंट होगा, बी भी प्रेजेंट होगा, ए भी प्रेजेंट होगा, बी भी प्रेजेंट होगा, ए भी प्रेजेंट होगा और बी भी प्रेजेंट होंगे। इस प्रकार से सरफेस पर ए और बी दोनों प्रेजेंट होंगे। इस बार इवेपोरेट दोनों ही वोलाटाइल है, दोनों किस प्रकार के कंपोनेंट है? वोलाटाइल है, तो दोनों ही वेपर फॉर्म करेंगे, इक्विलिब्रियम आएगा और इक्विलिब्रियम आएगा तो एट द इक्विलिब्रियम जो वेपर इस लिक्विड पर प्रेशर डालेगी, साम्य अवस्था पर जो द्रव जो वाष्प इस द्रव की सतह पर दाब डालेगा, प्रेशर डालेगा। इसी तरह से तो अब यहाँ पे जो वाष्प प्रेशर डाल रही है, किस किस के कारण डाल रही है? ए के कारण भी डाल रही है और बी के कारण भी डाल रही है। तो यहाँ पे जो वाष्प प्रेजेंट है, वेपर प्रेजेंट है, वो किस किस ने बनाई है?
ए ने भी बनाई है और बी ने भी बनाई है। तो जो वेपर प्रेशर लग रहा है ओवरऑल लिक्विड की सरफेस पर, उसमें किस किस का पार्टिसिपेशन है, कंट्रीब्यूशन है, कौन कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, ए भी कर रहा है और बी भी कर रहा है। तो इस ओवरऑल इस वेपर प्रेशर में जो ए का कंट्रीब्यूशन है उसे हम बोल देते हैं पीए, और बी का कंट्रीब्यूशन उसको बोलते हैं पीबी। यानी इस वेपर प्रेशर में जो पार्शियल प्रेशर है ए का, उसको अपन ने किससे डिनोट किया है, पीए से, और पीबी के बी के पार्शियल प्रेशर को किससे डिनोट किया है, पीबी से डिनोट किया है। आ रही है बात समझ में? देखिए यहां पे ओवरऑल क्या है, ये वेपर प्रेशर लग रहा है इस लिक्विड की सरफेस पे। अब ये वेपर ए ने भी बनाई है, बी ने भी बनाई है, तो ओवरऑल अपन अकेले ए का भी नहीं बोल सकते, बी का भी नहीं बोल सकते, तो हम टर्म क्या कहां मिलेंगे, पार्शियल प्रेशर, आंशिक दाब। तो ये आंशिक दाब ए का भी है और बी का भी है, यानी ए की वेपर भी यहां पे दाब डाल रही है, बी की वेपर भी दाब डाल रही है। तो ए का जो पार्शियल प्रेशर उसको अपन किससे डिनोट कर दें, पी ए से, और बी के पार्शियल प्रेशर को डिनोट कर दें पी बी से। अब यहां पे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि क्या ये पी ए इस पी ए नोट के इक्वल्स है? नहीं, यहां पे ये प्योर कंडीशन में था, यहां पे इसको मिक्स कर दिया गया है, इसलिए इस पी ए का मान हमेशा इस पी ए नोट से कम होगा। इस पी ए नोट से इस पी ए का मान क्या होगा, कम होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे प्योर कंडीशन में था और यहां पे मिक्सचर फेज में है। ठीक है, ओके। इसी प्रकार से बी की भी हम बात करें तो क्या पी नोट बी और पी बी बराबर होंगे? नहीं, पी बी का मान पी नोट बी से कम होगा क्योंकि ये मिक्सचर फेज में है। ओके, तो अब यहां पे हम बात कर रहे हैं कि जो पी ए है, देखिए दोनों ही क्या है, इवेपोराइज्ड हो रहे हैं, इवेपोरेशन शो कर रहे हैं, यानी वोलाटाइल कंपोनेंट्स है ए बी और बी बी, इनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो देखिए अब हम बात करें कि पी ए की वैल्यू क्या होगी, तो कहा गया पी ए इस लिक्विड में इस ए की जितनी मोल फ्रैक्शन होगी उतना ही पी ए का मान अधिक होगा। यानी इस लिक्विड में ए की मोल फ्रैक्शन जितनी ज्यादा होगी इस पी ए का मान उतना ही अधिक होगा। यानी एक्स ए या जीटा ए बोलते हैं, इसको एक्स नहीं बोलते, जीटा ए का मान, ए की मोल भिन्न का मान जितना ज्यादा होगा पी ए का मान भी उतना ही अधिक होगा। यानी हम कह सकते हैं ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पी ए एक्स ए के। इसी प्रकार से पी बी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जीटा बी के मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के। आ रही है बात समझ में? लिक्विड में जितनी ए की मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगी, भाई मोल फ्रैक्शन क्या, कंसंट्रेशन ही तो है, तो कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी तो वेपर भी उतनी ज्यादा बनेगी, और वेपर जितनी ज्यादा बनेगी तो वेपर का वेपर प्रेशर भी उतना ही अधिक होगा। इसी प्रकार से बी की भी किस पे डिपेंड कर रही है, बी की मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड कर रही है। बी की मोल फ्रैक्शन जितनी ज्यादा होगी उतना ही पी बी यानी बी का जो पार्शियल प्रेशर है वो अधिक होगा। और यही है क्या, राउल्ट्स लॉ, राउल का नियम। इसे ही क्या कहते हैं, राउल का नियम। ठीक है, राउल का नियम। तो राउल का नियम क्या कहेंगे हम, क्या होता है राउल का नियम, यहां पे लिख देते हैं, राउल्ट्स लॉ। In a solution, partial pressure in a solution, partial pressure of each volatile component, each volatile component directly proportional to its mole fraction। क्या कह रहा है, इन अ सॉल्यूशन पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच वोलाटाइल कंपोनेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन।
ये है राउल का नियम। इसे राउल के नियम से जाना जाता है। इन अ सॉल्यूशन पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच वोलाटाइल कंपोनेंट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। यानी हम कह सकते हैं, इसको अगर हिंदी में लिखें तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, राउल का नियम, राउल का नियम वाष्पशील अवयवों से बने विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब उसकी मोल भिन्न के समानुपाती होता है। वाष्पशील अवयवों से बने विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब उसकी मोल भिन्न के समानुपाती होता है। यह है राउल का नियम। यानी इन अ सॉल्यूशन पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच वोलाटाइल, वोलाटाइल जो वाष्पशील है, वोलाटाइल कंपोनेंट घटक का वे पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इट्स मोल फ्रैक्शन। इन अ सॉल्यूशन partial pressure of each volatile component directly proportional to its mole fraction। ये है राउल का नियम, इसे लिख लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे छाप लीजिए। मिटा दूं? चलें आगे। देखो, आगे चलने से पहले फिर से देखिए राउल क्या कह रहा है कि ए का पार्शियल प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल है? एक्स ए के। बी का पार्शियल प्रेशर किसके है? एक्स बी के प्रोपोर्शनल है। ये राउल का नियम है। ठीक है, ओके, मिटा दो इसे। अभी देखिए क्या पढ़ रहे हैं हम? राउल्स लॉ। राउल्स लॉ, राउल्ट क्या कह रहा है इसके बारे में बात कर रहे हैं। राउल्ट क्या कह रहा है कि जो P है दैट इज प्रोपोर्शनल टू X। ठीक है, हमने माना सॉल्यूशन में वोलाटाइल कंपोनेंट A एंड B प्रेजेंट है। माना, इमेजिन सॉल्यूशन में वोलाटाइल कंपोनेंट A और B प्रेजेंट है, तो पार्शियल तो या बाई राउल्ट्स लॉ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, तो पी ए क्या बोल देंगे? प्रोपोर्शनल टू एक्स ए। ठीक है, यहां पे एक चीज मेंशन कर दें, प्रेजेंट है एंड ए की मोल फ्रैक्शन मोल भिन्न क्या है? जीटा ए, एंड बी की मोल फ्रैक्शन मोल भिन्न क्या है? जीटा बी। ठीक है, ओके, ये आ गया पी ए प्रोपोर्शनल टू एक्स ए। अब प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो क्या यूज करेंगे? कांस्टेंट यूज करेंगे, और कांस्टेंट यहां पे क्या होगा? पी ए नोट जीटा ए। पी नोट ए देखा देखा लग रहा है ना, अभी हमने बात करी थी। पी नोट ए क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। ठीक बात है, ओके। इसी प्रकार से एंड पार्शियल
प्रेशर ऑफ बी का आंशिक दाब सेम, इसे इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए, PB प्रोपोर्शनल टू जीटा बी। ठीक है, एक चीज यहां पे मेंशन कर दूं बार बार, जहां पे भी A और B आए, मैं शुरू से बोल रहा हूं आपको, A क्या है सल्यूट, B क्या है सॉल्वेंट, और एट दिस कंडीशन बोथ आर वोलाटाइल। वोलाटाइल मींस क्या है वाष्पशील, वाष्पशील, दोनों ही वाष्पशील है, इवेपोरेट शो करते हैं। ठीक है, बार बार नहीं बताया जाएगा, ध्यान रखना इस बात का। PB प्रोपोर्शनल के साइन को रिमूव करेंगे, क्या आ जाएगा कांस्टेंट, जैसे यहां पे लिखा था, यहां क्या लिख दे PB नोट जीटा बी, और PB नोट क्या है यहां पे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी। ठीक है, ये अपने पास में पार्शियल प्रेशर PA का आ गया और ये पार्शियल प्रेशर PB का आ गया। अब ओवरऑल जो लिक्विड है उसकी सरफेस पे हमें टोटल प्रेशर अगर अपने को पता करना है तो यहाँ पे हमने 11th क्लास में एक लॉ पढ़ा था, डाल्टन्स लॉ। डाल्टन क्या कहता है कि परस्पर क्रिया नहीं करने वाली गैसों के मिश्रण का कुल दाब प्रत्येक गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। वहां पे कंडीशन भी दी थी आपने कि आपस में क्रिया नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। सेम कंडीशन यहां भी लगा सकते हैं। अपने को टोटल प्रेशर पता करना है तो आंशिक दाबों का योग, पार्शियल प्रेशर का सम, तो सम कर दे। यहां पे ये PA क्या है, A का पार्शियल प्रेशर, B क्या है, PB क्या है, B का पार्शियल प्रेशर, PA A का पार्शियल प्रेशर, PB B का पार्शियल प्रेशर, तो इनको जोड़ देते हैं। अतः या सॉल्यूशंस टोटल प्रेशर, सॉल्यूशंस टोटल प्रेशर या टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या लिख सकते हो, P इज इक्वल्स टू PA प्लस PB, ऐसा लिखा जा सकता है। इसे इक्वेशन नंबर 2 बोल दीजिए। ठीक है, ओके। आगे इक्वेशन 1 एंड 2 से PA एंड PB की वैल्यू, इसको 3 बोल दीजिए, वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में, इक्वेशन नंबर 3 में पुट करने पर क्या लिख देंगे, P इज इक्वल्स टू PA की जगह क्या लिख देंगे, P नोट A, PA नोट बोल दीजिए, PB प्लस मल्टीप्लाइड बाय जीटा A प्लस PB नोट जीटा B। ओके, ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पे अपन ने इक्वेशन नंबर 3 में क्या किया है, इक्वेशन नंबर 3 में हमने 1 और 2 से PA और PB की वैल्यू पुट यहाँ पे हमने कर दी है। चलें आगे। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे ये क्या है, A का मोल फ्रैक्शन, ये B का मोल फ्रैक्शन, और हमारे सॉल्यूशन में 2 ही तो कंपोनेंट है, तो सभी कंपोनेंट्स की मोल फ्रैक्शंस का सम क्या होता है, विलयन में उपस्थित सभी घटकों की मोल भिन्नों का योग कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि XA प्लस XB इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ओके, तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, XA इज इक्वल्स टू 1 माइनस XB लिखा जा सकता है। XA इज इक्वल्स टू 1 माइनस XB, इसे आप इक्वेशन नंबर 4 कह दीजिए। XA की वैल्यू, XA की वैल्यू इक्वेशन 4 में पुट करने पर क्या आएगा, क्या लिख सकते हैं, देखिए यहां लिख रहा हूं मैं, P इज इक्वल्स टू P नोट A 1 माइनस जीटा B प्लस
पी नोट बी जीटा बी। हमें एक नई इक्वेशन यहाँ पे प्राप्त हो गई। ठीक है, ओके। अभी देखिए P इज इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई कर दें, इससे क्या आ जाएगा, पी नोट ए माइनस पी ए नोट जीटा बी प्लस पी नोट बी जीटा बी। ओके, ये हो जाएगा। ठीक है, अभी इसे मैं रीराइट कर रहा हूं और रीराइट करके मैं इसको यूं लिख दूं, पी नोट ए प्लस पी नोट बी माइनस जीटा बी माइनस पी नोट ए जीटा बी। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। ओके, अब इसमें से जीटा बी क्या ले लें, कॉमन ले सकते हैं ना। यहाँ पे क्या लिख देंगे, P इज इक्वल्स टू पी नोट ए प्लस जीटा बी। जीटा बी कॉमन आ गया, अंदर क्या लिखेंगे, पी नोट बी माइनस पी नोट ए। ठीक है, ये यहाँ पे हमें एक इक्वेशन मिल गई। इसी को थोड़ा सा और दोबारा से मैं रीराइट करूँ तो मैं लिख सकता हूँ P इज इक्वल्स टू पी नोट बी माइनस पी नोट ए जीटा बी प्लस पी नोट ए। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 4-5। ठीक है, इस इक्वेशन नंबर 5 को हमें यूज करना है। आप सब फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या इसे लिख लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। देखिए यहां पे इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 5, इन तीनों को मिला के हम एक ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं। करते हैं ड्रॉ। हो गया ये, इसको मिटा दो। ओके, यहां पे ग्राफ बनाने से पहले एक चीज मेंशन कर दूं कि जो B है कंपोनेंट B इज मोर वोलाटाइल देन कंपोनेंट A। जो B घटक है वो A की तुलना में क्या है, अधिक वाष्पशील है। B घटक A घटक की तुलना में अधिक वाष्पशील है। घटक B घटक A की तुलना में अधिक वाष्पशील है, अधिक वाष्पशील है। ओके, ये हमने पहले मेंशन कर दिया, इसी से हम आगे काम करेंगे। कंपोनेंट B इज मोर वोलाटाइल देन कंपोनेंट A। अब देखिए हमने क्या क्या इक्वेशन लिखी थी। फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी PA इज इक्वल्स टू PA नोट जीटा A, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड थी PB इज इक्वल्स टू P नोट PB नोट या P नोट B जीटा B। और जो लास्ट में फाइनल इक्वेशन हमने लिखी थी टोटल P के लिए, ये थी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये सेकंड और फिफ्थ थी P टोटल इज इक्वल्स टू P नोट B माइनस P नोट A जीटा B प्लस P नोट A। ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, इक्वेशन नंबर 5 हमने क्या लिखी थी, P नोट B माइनस P नोट A जीटा B P नोट A। अब इससे हमें एक ग्राफ बनाना है। देखिए ग्राफ बनाएंगे हम दो एक्सिस ले लेते हैं यहाँ पे। ये दो एक्सिस हमने यहाँ पे ले लिए। ठीक है,
ओके। अब इस तरफ अपन प्रेशर ले लेते हैं और इस तरफ मोल फ्रैक्शन, मोल भिन्न ले लेते हैं इस तरफ, जो एक्स एक्सिस है उस पे। सबसे पहले मैं इक्वेशन नंबर 1 की बात कर रहा हूँ। देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे जो एक्स ए की वैल्यू है इसको अपन सबसे पहले 1 मान लेते हैं। इसे क्या मान लें? 1 मान लें। एक्स ए इज इक्वल्स क्या मान लें? 1। एक्स ए अगर 1 है तो एक्स बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि जो टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन होता है वो कितना होता है? 1 होता है। अब एक अगर एक्स ए का है तो एक्स बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। और एक्स बी की वैल्यू अगर 0 है तो पी बी की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। भाई एक्स ए इज इक्वल टू 1, टोटल वॉल्यूम, टोटल जो सॉल्यूशन उसके लिए अपन यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। तो एक्स ए की वैल्यू अगर 1 हो तो पी ए इज इक्वल्स टू पी नोट ए। देखिए पी ए किसके बराबर है? पी नोट ए के बराबर है। एक्स ए बराबर 1। एक्स ए का मान अगर आपने 1 लिखा है तो इसका मतलब ये है कि बी कंपोनेंट प्रेजेंट ही नहीं है, इसीलिए तो उसकी मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 0 होगी। और 0 कहां पे होगी? ये आप इस तरफ एक्स बी ले रहे हो मान लो, तो 0 कहां होगी? यहीं पे तो होगी 0। तो यहां पे एक्स ए की वैल्यू हम कितनी कह दें? जीटा ए बोलते हैं इसको। जीटा ए की वैल्यू क्या बोल दें? 1। जीटा ए की वैल्यू 1 है तो जीटा बी यहां पे क्या होगा? 0। तो यहां पे जो पी ए है इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, और मैक्सिमम वैल्यू हम यहां पे कोई बिंदु बता देते हैं। मान लीजिए ये वाला पॉइंट ले लेते हैं। इस पॉइंट पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू है और ये वैल्यू किसकी आ गई? पी नोट ए की वैल्यू आ गई। ये इतनी वैल्यू किसकी आ गई? पी नोट ए की वैल्यू आ गई। ठीक बात है? ओके, बात आ रही है समझ में कि यहाँ पे हमने क्या कहा? एक्स ए की वैल्यू क्या हो? 1। तो एक्स ए की वैल्यू अगर 1 है तो एक्स बी क्या होगा? 0। और एक्स बी 0 होगा तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया? 0। बचा क्या? पी ए बराबर पी नोट ए। पी ए यहाँ पे जो ए का पार्शियल प्रेशर हो किसके बराबर होगा? पी नोट ए के बराबर। सेकेंड कंडीशन देखिए कि यदि एक्स ए इज इक्वल्स टू 0, एक्स ए इज इक्वल्स टू क्या होगा? 0। तो एक्स बी को क्या कहें हम? एक्स बी इज इक्वल्स टू 1। और एक्स बी का वैल्यू अगर 1 होगा तो बचेगा क्या? क्या लिख सकते हैं हम? पी बी बराबर क्या लिख देंगे? पी नोट बी। यहां पे इसकी वैल्यू 1 होगी तो क्या बचा? पी बी बराबर पी नोट बी। ठीक है, तो यहां पे देखिए इसकी वैल्यू अगर 1 है, अगर एक्स बी की वैल्यू अगर 1 हो जाती है तो एक्स ए की वैल्यू क्या होगी? 0। ठीक है, 0 होगी मीन्स कहां पे? यहां पे कर्व प्राप्त होगा आपको। जो ग्राफ है वो यहां 0 पे तो प्राप्त होगा। ठीक है, यहां पे इस बिंदु पे हम बोल दें कि एक्स ए की वैल्यू है 0 और एक्स बी की वैल्यू है 1। ठीक है, ओके। अब हमें 2 बिंदु मिल गए तो हम इन बिंदुओं को मिला सकते हैं आपस में। इनको मिला दें, ये मिला दिया। ठीक है, ये हमने एक्स ए के लिए खींच दिया। अब देखिए सेकंड हम बात कर रहे हैं एक्स बी की। एक्स बी की वैल्यू यहां पर कितनी है? 0। यहां पे एक्स बी की वैल्यू कितनी बता रहा है? 1। तो एक्स बी की वैल्यू 1 है। एक्स बी की वैल्यू 1 पर पी बी की वैल्यू क्या मिलेगी? पी नोट बी। हम इस ग्राफ को इसी के साथ मिक्स करके अगर यहां पे हम एक कर्व ले लें, ये वाली जो डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन हम ले लें, तो जो एक्स बी की वैल्यू अगर 1 होगी तो पी बी की वैल्यू क्या होगी? पी नोट बी। और हमने एक चीज यहां पे मेंशन कर दी कि बी इज मोर वोलाटाइल देन ए। तो बी का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो ए से क्या होगा? अधिक होगा। मान लीजिए वो हमें प्राप्त होता है यहां पे। यहां भी हमने क्या ले लिया? इस डायरेक्शन में प्रेशर ही तो है, यहां पे प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखिए यहां पे बी की वैल्यू क्या है? 0। यहां पे बी की वैल्यू क्या है? 1। इन दोनों को मिला दें, मिला दीजिए। इस बिंदु को यहां से मिला दीजिए। ठीक है, ओके। अब देखिए इसे यहां से भी मिला देते हैं।
ये बिंदु मान लीजिए, क्या मिला यहाँ पे हमें, पी नोट बी। ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये हमने जो ये वाला ग्राफ खींचा है हमने XA12 XA0, ये इक्वेशन नंबर 1 से खींचा है। XB0 to XB1 ये इक्वेशन नंबर 2 से खींचा है। अब हम इक्वेशन नंबर 3 और काम में ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन पे यहाँ पे XB की वैल्यू क्या है, 0। तो ये XB की वैल्यू 0, तो ये पूरा का पूरा क्या प्राप्त होगा आपको, ये तो पूरा 0 हो गया। तो P बराबर क्या होगा, P नोट है, सेम कंडीशन, ठीक है। और अगर XB की वैल्यू 1 हो, यहां पे XB की वैल्यू क्या है, 1। XB की वैल्यू 1 हो तो XB की वैल्यू 1 होने पर यहां पे P नोट A की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो ये 1, ये 0, P नोट B ये 0, बचा क्या, P नोट B, ठीक है, यानी ये वाली वैल्यू। यानी कि कहने का मतलब है इक्वेशन नंबर 5 से भी हमें दो बिंदु यहां पे प्राप्त हो जाते हैं, एक ये वाला बिंदु और एक ये वाला बिंदु, ठीक है। ये थोड़ा सा ऊपर मैंने क्यों बनाया है, क्योंकि B है वो ज्यादा वोलेटाइल है A से। ध्यान दे भैया, इसको समझने की कोशिश करिए, इमेजिन करिए, विजुअल करिए। यहाँ पे हमने XA क्या किया, 1, तो XB क्या हो गया था, 0। फिर हमने XA क्या किया, 0, तो XB क्या हो गया था, 1। उसकी सहायता से हमने ये दो ग्राफ बनाए। फिर फर्स्ट कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, XB की वैल्यू 0, तो P बराबर क्या आ गया, P नोट है। सेकंड कंडीशन में हम क्या कह रहे हैं, XA की वैल्यू 0, XA की वैल्यू 0, तो P नोट A भी क्या होगा, 0, P नोट A भी क्या होगा, 0। और यहां पे क्या मिलेगा हमें, ओवरऑल क्या मिलेगा, P नोट B। अब देखिए इन दोनों बिंदुओं को मिला दीजिए, इन दोनों बिंदुओं को हम मिला देते हैं इस प्रकार से, ठीक है। ये हमें राउल के नियम से ग्राफ प्राप्त हुआ है, इंपॉर्टेंट ग्राफ है। इसी ग्राफ की सहायता से आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में डिफरेंस किया जाता है। इसके अलावा एक चीज और बता दूं मैं आपको, इक्वेशन नंबर 5 एक सीधी रेखा का समीकरण है, ठीक है। समीकरण की मैं बात करूंगा, पर देखिए यहां पे जो ग्राफ प्राप्त हुआ है इसको आप क्या बोल सकते हो, P = PA + PB। ये टोटल प्रेशर के लिए, किसके लिए ग्राफ, टोटल प्रेशर के लिए। जो ये वाला ग्राफ आपको प्राप्त हुआ, इस तरफ XA क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, तो यहां पे आप क्या बोल सकते हो, ये है PA = P नोट A XA, कंपोनेंट A का पार्शियल प्रेशर। इस तरफ क्या हो रहा है, XB बढ़ रहा है, तो इसे आप बोल सकते हो PB = P नोट B जीटा B, कंपोनेंट B का वेपर प्रेशर। ये बार बार मैं पूरी वैल्यू नहीं लिखूंगा, यहाँ पे केवल P लिखूंगा, यहाँ PB लिखूंगा और यहाँ PA लिखूंगा, आप समझ जाइएगा, ठीक है। ये देखिए सीधी रेखा का समीकरण y = mx + c के इक्विवेलेंट है। y की जगह P रखा हुआ है, XB रखा हुआ है x एक्सिस पे, C इंटरसेप्ट कौन, P नोट A, ये P नोट A ही तो है वैल्यू, इतनी वैल्यू P नोट A ही है ना। और जो ढाल है वो ये वाला ढाल, ये ढाल किसके इक्विवेलेंट होगा, P नोट B - P नोट A के। जो यहाँ पे आपको tan थीटा प्राप्त होगा वो इनके सब्सट्रैक्शन के बराबर होगा, यानी P नोट B में से P नोट A को आप घटाओगे तो आपको यहाँ पे ये स्लोप प्राप्त हो जाएगा। तो ये है राउल के नियम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ग्राफ। इस ग्राफ को अपन आगे भी काम में लेंगे, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में डिफरेंस करने के लिए समझना जरूरी है। इस वीडियो को बार बार आप रिवर्स करके, रिवाइज करके बार बार इसको देखिए, रिपीट करिए, लिखिए। कॉपी में जितना ज़्यादा लिखोगे उतना ही ज़्यादा समझोगे। फिर भी आपके प्रॉब्लम आती है तो मुझे मैसेज करना, मैं डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक यहाँ तक का जो सॉल्यूशन का मैटर आपको पढ़ाया गया है उसको एकदम फिंगर टिप्स पे कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। आपकी तैयारी से ही हमें पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा, हम मोटिवेट होंगे और आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करेंगे। तो पढ़ते रहिए, विश यू ऑल द बेस्ट। मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।